नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मित्रों, क्लास 10th के इंग्लिश के मैंने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट पोयम और फर्स्ट चैप्टर जो प्रोज का था वो मैंने आपको करवा दिया था। आज मैं उसी चैप्टर की जो सेकंड पोयम है उस पोयम को आपको सामने लेके आया हूँ मित्रों। और इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो इसी में से आ जाएगा मित्रों, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में जरूर लिखें और जरूर इन्हें याद करें, ठीक है मित्रों। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पोयम का नाम है मित्रों फायर एंड आइस। फायर का मतलब होता है मित्रों आग और आइस का मतलब होता है बर्फ, ठीक है। अब ये पोयम तो फायर एंड आइस है, लेकिन इस पोयम में बहुत कुछ सिखाया है कि ये पोयम हमको क्या मैसेज देती है इसके माध्यम से, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आप यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अगर आपको वो भी समझना है तो वीडियो के लास्ट में आपको वो भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो भी आप समझ सकते हैं कि पोयम एक्चुअल में आपको बताना क्या चाहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए पहला, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो पोयम है उसका केंद्रीय भाव लिखिए, ये पोयम क्या शिक्षा देती है। फायर एंड आइस रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। दो अलग अलग प्रकार के लोगों को दर्शाती है। देखिए मित्रों, फायर और आइस, आप जानते हो कि फायर गर्म होती है, आग गर्म होती है, और आइस ठंडी होती है। दोनों विपरीत है, डिफरेंट है एक दूसरे से। तो दोनों विपरीत यानी डिफरेंट टाइप के जो पीपल का एक्सप्रेशन देती है ये। द पोइट फील्स दैट द फीलिंग ऑफ हेट्रेड। कवि को ऐसा लगता है कि जो नफरत की जो दुनिया है, नफरत की जो महसूसगी है, ठीक है, एज पावरफुल एज फायर, फायर के बराबर पावरफुल होती है। ऑफ डिजायर, और जो फायर होती है वो इच्छा, इच्छा जो होती है उसकी तुलना यहाँ पे फायर से की है। जो इच्छा होती है फायर की तरह यानी आग की तरह बढ़ती है जाती है, ये है ना कंप्लीट मतलब पावरफुल है टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इस विश्व के अंत के लिए ये पर्याप्त है कि इस डिजायर से इस संसार का क्या हो जाएगा, एक दिन अंत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड सम डे, ठीक है। तो अपने आइडियाज यहाँ पे बताइए आप कि जो संसार का अंत कैसे होगा, इस अपने आइडिया यहाँ पे एक्सप्रेस कीजिए। आप इस पोएम में बताइए कि विश्व का अंत कुछ दिनों बाद कैसे हो जाएगा, ये बताना है, ठीक है। यस, आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड वन डे एंड देयर नथिंग वी कैन डू डाउट इट। ये संसार एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। कोई संदेह मतलब कोई डाउट नहीं है। द रीजन आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स, ये धरती के जितने 8 प्लैनेट्स है अपने ग्रह है, लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन द अर्थ, जो जीवन है सिर्फ धरती पर ही है। इज दैट टेम्परेचर एंड वाटर इज एप्ट टू मेक इट पॉसिबल। अगर पानी चाहे और वाटर चाहे और जो टेम्परेचर यानी कि जो गर्मी बढ़ती है और पानी जो बढ़ता है, इससे दुनिया का अंत बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है हमारे पास में। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पोल्स पिघलेंगे, पोल्स पिघलेंगे तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो संसार पानी में डूब जाएगा। इस तरह से संसार का अंत हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट एंड बर्स्ट एंड ग्रेव कोल्डर एंड कोल्डर। यदि सूर्य इतना गर्म हो जाए कि वो फट जाए या फिर ठंडे से ठंडा हो जाए तो क्या होगा, आपके विचार से बताइए। थॉट, अपने थॉट रखिए। इफ सन गेट्स सो हॉट दैट इट बर्स्ट, यदि सन इतना गर्म हो जाता है, सूर्य इतना गर्म होता है, देयर विल बी फायर एवरीवेयर, हर जगह क्या हो जाएगी, आग ही आग हो जाएगी। इट वुड लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ, जिससे धरती का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। एंड इफ द सन ग्रोज कोल्डर एंड कोल्डर देयर विल बी आइस एवरीवेयर, यदि सन कैसा हो जाए, ठंडा हो जाए, तो सब जगह क्या हो जाएगी, आइस हो जाएगी। आइस मतलब बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। On the earth, life in any form would not be able to sustain to such a low temperature। और इतने लो टेम्परेचर, इतने कम टेम्परेचर पे धरती पे जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, जी नहीं सकते, ठीक है। 2 क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे। व्हाट डस आइस स्टैंड फॉर। आइस का संबंध किससे है, तो आइस का संबंध मित्रों यहाँ पे देखिए, ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, क्रूअल्टी एंड अवेराइस, ठीक है। आइस का संबंध किससे मित्रों, लालच से, संघर्ष से, फ्यूरी से, क्रुएल्टी मतलब निर्दयता से, अवराइस मतलब लोभ से। और फायर का स्टैंड, फायर किससे संबंधित है, तो मित्रों फायर, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है प्रिय मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो आंसर है ये वाला, ये है नीचे वाले का, और ये नीचे वाला जो है मेरे प्यारे मित्रों, मुझे माफ़ करना, थोड़ा सा ये गलत हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर। ये जो वाला आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर है ये,
ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, यानी कि चौथे वाले का आंसर पांचवें मिलेगा, पांचवें वाले में चौथा वाला आंसर मिलेगा। तो अगर फायर स्टैंड फॉर फायर का तो ग्रीड से यानी लालच से, संघर्ष से, फ्यूरी से, लोलुपता से, क्रुएल्टी निर्दयता से संबंधित है किसका, फायर का। और यदि आइस का संबंध देखें तो आइस का संबंध होगा किससे, इंसेंटिविटी। ठीक है, इसके बाद में कोल्डनेस, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, रिजिडिटी एंड हेट्रेड, नफरत से, कठोरपन से, असहनशीलता से। इसका संबंध किससे है, तो आइस से इसका संबंध किससे। ठीक है मित्रों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और ये क्वेश्चन का जरूर ध्यान रखना, जो चौथे का आंसर पांचवें पे है और पांचवें का आंसर चौथे पे है। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंग्लिश क्लासेस में आपका मित्रों एक बार फिर से स्वागत है। और प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वीडियोस में मैंने क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर के जो लेंचो वाला चैप्टर था, लेटर टू गॉड, वो कंप्लीट करवा दिया था। और जो उसी की जो पोयम है उसी चैप्टर की, द डस्ट ऑफ स्नो, ये डस्ट ऑफ स्नो वाले चैप्टर में जो पोयम में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन समझा दिए थे। ये आप फिर से लास्ट में देख सकते हैं वीडियो में, मैंने इसके पीछे एक वीडियो बना रखा, उसमें इसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो मित्रों उसमें मैंने लगभग 8 क्वेश्चंस करवा दिए थे। ठीक है मित्रों, 8 क्वेश्चन, इसको मैं डबल से एक बार रिपीट करूंगा यहाँ पे। और ये क्वेश्चंस मैंने पिछली बार आपको 8 तक करवाए थे, 9 वाला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इसको मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद जरूर करना है, क्योंकि मित्रों इस पोयम में से एक ना एक क्वेश्चन 100% आता है, और छोटे छोटे आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला नवा क्वेश्चन देखिए, वाई डज नॉट द पोइट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज। जो पोएट है, जो कवि है, उसने जो खूबसूरत पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में क्यों नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखता है वो। ठीक है, सच एस मेपल, ओक और पाइन, ये बहुत खूबसूरत जो ठंडे प्रदेशों में उगने वाले पेड़ पौधे हैं, ये बहुत खूबसूरत देखने में लगते हैं, इनके बारे में इनका जिक्र क्यों नहीं किया। तो द पोएम डज नॉट राइट, पोएट लिखना यहाँ पे मित्रों, क्या लिखना, पोएम की जगह पोइट, ये POIM की जगह पोइट लिखना है। द पोइट डज नॉट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एस मेपल, एन ओक एंड ए पाइन, इनके बारे में नहीं लिखता है। द पोइट राइट्स अबाउट हेमलॉक ट्री, ये धतूरे के पेड़ के बारे में लिखता है। टू एक्सप्रेस हिज मूड एंड फीलिंग्स, अपने मूड को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वो इस पेड़ का यूज करता है इस पोयम में, धतूरे के पेड़ का, जो बुराई का प्रतीक है मित्रों। ठीक है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो। कौवा और जो धतूरे का पेड़ है क्या दर्शाता है, जॉय और सोरो, जॉय का मतलब आनंद, सोरो मतलब दुख, क्या दर्शाता है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोइट, पोइट के द्वारा यानी कवि के द्वारा महसूस किया गया जो डिप्रेशन और दुख को महसूस करता है, दर्शाता है। इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस भौतिक संसार में जो उसको दुख होता है और उसको जो डिप्रेशन में होता है, उस चीज को एक्सप्रेस करता है। कौन सी चीज, क्रो और हेमलॉक ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों यहाँ पे 11वें नंबर पे, 11 पे, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। What does the dust of snow that the crow shake of the hemlock tree stand for? जो कौवा हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के पेड़ से जो डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल गिरा देता है, इस चीज से क्या संबंध, ये क्या दर्शाती है, ये किस चीज का सिंबलाइज है। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे DUST लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, डस्ट। डस्ट ऑफ स्नो इज ए सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। ठीक है, प्राकृतिक आनंद और ऊर्जा का प्रतीक है ये। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ द हेमलॉक ट्री मीन्स फ्रॉम सैड मोमेंट ऑफ द पोइट्स। ये जो डस्ट ऑफ स्नो जब कवि के ऊपर हेमलॉक ट्री से जो बर्फ की धूल गिराता है, तो वो ये बताता है कि उस टाइम पे, उस क्षण में जो कवि कैसा था, वो सैड मोमेंट में था, यानी कि उसका मन थोड़ा दुखी था। ठीक है, इज एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, और वो आशावाद की निराशावाद में क्या हो गया था, पूर्ण रूप से डूब गया था। तो उस आशा को बाहर से निकालने के लिए, निराशा से बाहर निकालने के लिए डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर, पोइट के ऊपर वो कौवा गिराता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों 12वें नंबर पे, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस
हैव यू एक्सपीरियंस ए सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? क्या आपके साथ भी ऐसा ही होपलेस यानी कि निराशा और डिप्रेशन में आप चले गए थे, जब आपको भी ऐसा महसूस हुआ था जब आपका मूड किसी वजह से चेंज हो गया था? तो यस लिखेंगे इसमें। हाँ, देयर हैव मेनी टाइम्स ए नाइट टू फील डिप्रेशन एंड होपलेस। जब मैंने भी अपने आप को डिप्रेशन में होपलेस यानी कि निराशा में महसूस किया। समटाइम आल्सो गेट अपसेट, में भी क्या हो जाता, अपसेट हो जाता था कभी कभी। बाय सेल्फलेसनेस, मेरे खुद के स्वार्थ की वजह से, सॉरी, बाय सेल्फलेसनेस, सेल्फिशनेस ऑफ पीपल, लोगों के स्वार्थ की वजह से। एंड बेड सोशल मीडिया, और बेड सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया बेकार प्रकार की न्यूज निकलती है उससे भी मैं क्या हो जाता था, कभी डिप्रेशन में चला जाता है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और लॉकडाउन के समय आई प्लांटेड सम प्लांट्स इन माई गार्डन, मैंने अपने गार्डन में कुछ पौधे लगाए। वॉचिंग द प्लांट्स आई फील बेटर, मैं उन पौधों को देख के अच्छा महसूस करता था। इट हेल्प्स मी टू रिड्यूस माई स्ट्रेस एंड एंगर, जिससे मेरा गुस्सा और मेरा जो तनाव है वो क्या हो जाता था, कम हो जाता था। ठीक है मित्रों, वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।